प्रोटोकॉल तोड़कर तय कार्यक्रम से अलग जनता के बीच पहुंचे और आम नागरिकों का हाल जाना। चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षक संघ का इधर दावा है कि पंचायत चुनाव में 1000 से ज्यादा टीचरों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। देश भर में हालात खराब हैं। बिहार के सुपौल की भी तस्वीर देखिए। यहां कोरोना के शिकार एक मरीज को मौत के बाद एम्बुलेंस ने सड़क पर छोड़ दिया। दुनिया की जाने माने मेडिकल जर्नल है एक लांसेट, उसने क्या कहा है ये आपको और चौंका देगा। लांसेट ने अपने संपादकीय में ये लिखा है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 10 लाख तक छू सकता है। जी हां, ये सिहर उठने वाली खबर है, डराने वाली खबर है, लेकिन लांसेट जो है एक मेडिकल जर्नल है, आपको बता दूं, और इसने जो कहा है वो बहुत खौफनाक है। क्योंकि अभी अगर मौतों का आंकड़ा देखें भारत में, यह आंकड़ा 2 लाख लगभग 40,000 के आसपास है। और अगर इस मेडिकल जर्नल लांसेट की माने तो 1 अगस्त तक ये 10 लाख का आंकड़ा छू सकता है, यानी लगभग 8 लाख और ज्यादा लोगों की मौत। क्या महज ये 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। अगर अगस्त छूने की बात करें तो मई चल ही रहा है, जून जुलाई और लगभग 2 महीने का वक्त। तो ये बहुत बड़ा डर जो कि उठ खड़ा हुआ है और वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। मेरे साथ डरना नहीं है, फिर बता दूं आपको, डरना नहीं है, क्योंकि हमें इस कोरोना से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। जब सामने है तो फिर इससे बाहर निकलना ही होगा, और डर कर नहीं बल्कि इससे लड़कर। और कैसे ये आप कर सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। डॉक्टर संजय चौधरी जी, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस अस्पताल जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर SNS यादव, एक्स CMO लखनऊ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, नवजीवन हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा राजीव रंजन, मेरे एक सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन चलिए जुड़ चुके हैं राजीव, उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले राजीव, जरा हकीकत बताइए। और बहुत डराने वाली खबर ये है, देवरिया में 2 गांव में 15 दिन के भीतर 32 मौतों की खबर है। रुद्रपुर तहसील में एक बैदा गांव, 1 हफ्ते में 12 मौतें। यहां पर क्या है यूपी का हाल, गांवों की स्थिति क्या है? देखिए आशा, बात इसी से शुरू करते हैं। जो लैंसेट ने कहा है कि 10 लाख मौतों का आंकड़ा होगा, अगर आप देखें 4000 के करीब कल 4000 का आंकड़ा पार हो गया था। इस हिसाब से तो 1 महीने में 1.25 लाख मौतें ऐसे ही होती हैं, और अगस्त तक 4 महीने होते हैं तो 5 लाख तो ऐसे ही मौतों का आंकड़ा जो चल रहा, अगर चलता रहा तो ऐसे ही हो जाएगा। लैंसेट ने 10 लाख कहा है, उसका दूना कहा है। दूसरी बात यह है कि जो आप देवरिया की, रोहतक की, मैं टिटोली गांव की बात करता हूं, 1 हफ्ते में 50 लोग वहां मरे हैं। अमेहड़ा गांव में, जो कि मेरठ में है, मैं उसके कल बगल के गांव में गया था, वहां 7 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई। ये तो वो इलाके हैं आशा, जिनका नाम हम अखबारों में रिपोर्ट होने की वजह से या न्यूज आने की वजह से हम जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई भी गांव इस समय हिंदुस्तान में मेरे देखने में, खास करके उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, खास करके हरियाणा में, इन 2 राज्यों में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं है। और अगर आप मौत का आंकड़ा देखें, डराने वाली बात के तौर पर मैं कभी डराने में यकीन नहीं करता और कभी मौतों को इस तरह से पेश नहीं करता कि दूसरे लोग इससे, लेकिन ये जरूर है कि गांव में मौतें भी, एक गांव छोड़ दो तो दूसरे गांव में मौत जरूर है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें उन्हीं गांव में 7-7, 8-8 मौतें हुई हैं। मैं ऐसे 10 गांव गिना सकता हूं जो 1 महीने में 5 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब कोरोना संकट, उसमें गांव की एक रियलिटी जब हम बात करते हैं तो एक बात यह भी है कि गांव में अभी तक कोरोना की टेस्टिंग उस तरह से तो हुई नहीं है। मैं कल ही आपको बता दूं, हापुड़ जिले के धौलाना ब्लॉक में गया था। मुझे ये जानकारी दी गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत में या गांव के लोग जो हैं उनकी टेस्टिंग गांव जा करके की जाएगी। इसी का जायजा लेने के लिए मैं कल धौलाना कस्बे में गया था। वहां के ब्लॉक के हॉस्पिटल में भी गया। वहां 9 बजे से 11 बजे तक तकरीबन 180 लोग आए थे और उसमें 120 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। जब तक मैं वहां था तब तक कितने लोग पॉजिटिव हुए, क्योंकि RT-PCR का टेस्टिंग ज्यादा हुई थी, इसलिए
पता नहीं चल पाया। लेकिन जो गांव-गांव में जाने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गांव के प्रधानों से कहा जा रहा है, गांव का जो प्रतिनिधि है उससे कहा जा रहा है कि आप अपने लोगों को लेके ब्लॉक पर आइए। जो लोग गांव में रहते हैं उनको मालूम है कि ब्लॉक कितना दूर होता है गांव से। जिस समय लॉकडाउन की स्थिति है, वैसी स्थिति में गांव वालों से ये कहना कि आप ब्लॉक वाले अस्पताल पर जाकर के टेस्टिंग कराइए, ये कितनी बड़ी बात है। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि गांव के इलाकों में लोग कह रहे हैं सर्दी जुकाम हुआ था और उसकी मौत हो गई, थोड़ी सी सांस उखड़ी, उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई ये अभी भी गांव में मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको ये बीमारी थी और बुखार हुआ, फिर उनकी मौत हो गई। बहुत लोग कह रहे हैं उनकी सांस उखड़ी, उनकी मौत हो गई। कोरोना हमारे गांव में अभी आया नहीं है, वैसे जो बीमार हैं उन्हीं की मौत हो रही। इस तरह की बातें हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकारों के सामने यही है कि गांव की टेस्टिंग जब होगी और टेस्टिंग की असली रिपोर्ट, जो असल रिपोर्ट है, उसको जब तक पारदर्शी तरीके से सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि गांव में जो ये महामारी पैर पसार चुकी है, उसकी सही आंकड़ा, सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। और क्यों न पसारे राजीव, आप के बगल में एक तस्वीर भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव की तस्वीरें देखिए। ये हाल है, ये हाल जब हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पर पंचायत चुनाव हुए। शिक्षक संघ इधर कह रहा है 1000 शिक्षकों की मौत हुई है, ये कह रहा है शिक्षक संघ। इधर गांव में कोरोना हर गांव में पैर पसार चुका है। और देखिए ये समझ है लोगों की। मास्क देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है किसी एक भी चेहरे पर? मास्क नहीं नजर आ रहा। ये लोगों की समझ है। लेकिन इन्हीं लोगों को समझाने के लिए प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? क्या वो कोशिशें चल रही हैं कि हम गांव में पहुंचकर लोगों को कम से कम इस बाबत जागरूक देख पाएं? जरा ये जल्दी से राजीव मुझे बता दीजिए, क्या गांव में ऐसी कोई कोशिश प्रशासन करने की देखती है? खबर तो ये भी आ रही है कि गांव में मौतें हो जाती हैं, कोई अधिकारी पहुंचता ही नहीं कि कितनी मौतें हुई, कम से कम एक डेटा ही हो। देखिए, अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों की भी एक लिमिटेशन है आशा। वो आपको मालूम है कितनी की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और कितनी बड़ी जनसंख्या, कहां कहां तक पहुंचे और क्या करें। कोरोना संक्रमण से उनको भी संक्रमित होने का खतरा है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, ये देखिए किस तरीके से, अगर आप सोचिए 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव का अंतिम मतदान था। उस समय 29 अप्रैल को किस सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी, उसको संक्रमण हुआ। फिर उसी कर्मचारी की 2 तारीख को मतगणना में ड्यूटी लगी, फिर उसको 2 तारीख को 4 दिन बाद भी करना था। वो 4 दिन तक सर्दी जुकाम समझता रहा, टेस्टिंग हुई नहीं हुई, वो संक्रमण कितने लोगों तक फैलता गया। मतदान के कर्मी थे, इसके बाद वहां जब काउंटिंग हो रही थी वहां थे। ये पंचायत चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना फैला, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप गांव-गांव में पता करेंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना में जो प्रधानी के चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव लोग थे, जो दूर से आए थे, जो बंबई दिल्ली से आए थे, उन लोगों ने फैलाने का काम किया। बहुत सारे, सबसे जो गंभीर बात है, डॉक्टर्स के पैनल आप बात करेंगे आगे, जो सबसे गंभीर बात है कि गांव में कम उम्र के बच्चे, 30-40 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस संक्रमण से संक्रमित हुए और उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल। और अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने ही हैं, इसी महीने ये होंगे आखिर तक लगभग। और तब क्या हालात बनेंगे, मैं अब मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। फिर एक बार परिचय करवा दूं। डॉक्टर संजय चौधरी जी, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिशियन, ACS हेल्थ मुंबई से हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर SNS यादव, XCMO लखनऊ से, और डॉक्टर प्रवीण कुमार, नवजीवन अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो खबरें सामने आ रही है गांव को लेकर, और जो लैंसनेट ने कहा है कि 1 अगस्त तक लगभग 10 लाख लोगों की मौत इस कोरोना की वजह से, जबकि आंकड़ा अभी 240 का लगभग इतने आसपास का है। ये आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई ये कहर ढाने वाला है कोरोना अब आने वाले समय में? कहर बरपा रहा है। आज के दिन में भी यही स्थिति है, यही कंटिन्यू रहने वाली है। पब्लिक अभी भी अवेयर नहीं है। शुरू के 5 दिन वो काफी निकाल देती है, मतलब शुरू के 3-4 दिन में डिटेक्शन हो जाए, 2 दिन में उसका स्टेटस पता पड़ जाए, क्योंकि 5वां 6ठा दिन बहुत महत्वपूर्ण है परेशानी को प्रोग्रेशन से रोकने के लिए। एक बार ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चालू हुई और उसके बाद में वो यूजली अनएंडिंग कोर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो अपने पास जो समय है
शुरू का 2 दिन में उसको परेशानी हो और तीसरे दिन चौथे दिन अब उसको डिटेक्ट करें, 5वें दिन तक रिपोर्ट आए और उसके बाद में उसका अप्रोप्रिएटली इलाज चालू हो तो परेशानी रुकेगी। दूसरा कि समझ लोगों में कि ये मास्क है, इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इनका यूज 24 घंटा जो भी बाहर घूम रहा है उसके लिए यूज किस तरह से करना है, पीपीई किट, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, ये केवल शहरों तक सीमित है। मैं जयपुर, राजस्थान, बाहर की जगहों कहीं के भी फोटोज देख लो आप, किसी को जयपुर शहर के बाहर में इन चीजों की अवेलेबिलिटी, यूज, उनकी समझ, मतलब ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल लैकिंग है। सर तो ये जो तस्वीरें हैं सर, मैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव की भी हमने दिखाई, या फिर लोग गाँव में आप भी जैसा कह रहे हैं मास्क भी नहीं पहनते, सैनिटाइजर क्या है ये तो भूल ही जाइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है दोषी गांव में ये कोरोना फैलाने का, या जिस प्रकार से फैल रहा है इसका? जो पेनिट्रेशन है, शहर से डीपर पेनिट्रेशन, जो मूवमेंट है पब्लिक का, वो शादियां, फंक्शन, इस तरह के जो भीड़ भरे इलाकों से मरीज शहर की तरफ आता है, वापस सामान लेकर के गांव जाता है, तो साथ में अपने बीमारी भी कैरी करता है और वहां पे फिर लोकल पब्लिक के पास कोई तरीका नहीं है उसको फर्दर स्प्रेड होने से रोकने का। बड़ा एक टैबू है कि मुंह पे मास्क लगाया तो उनको बड़ा बुरा लगता है, पास में अगर बैठ करके बात नहीं की तो, उनके हाथ लगा के बात नहीं की तो उनको मतलब सोशली आउटकास्टिंग फील होता है, मतलब कि ये मेरे को समाज से बाहर निकालने की बात हो रही है। तो ये एक इमोशनल डायलेमा हो जाता है। मैं खुद फील करता हूँ कभी कि मैं अपने पेरेंट्स को या जो आसपास के लोगों को अगर मैं पास आकर के बात नहीं करता हूँ तो उनको ये लगता है कि डॉक्टर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। ये तो बहुत मतलब कहना बड़ा आसान है कि दूर जाकर के खड़े हो, जब तक अगर पास बात नहीं करो और तो उनको आउटकास्टिंग फील होती है। ये तो सर स्थितियां हैं और हमें इसी से तो डील करना है, यही तो हमारे सामने गाँव की अगर बात करें तो चुनौती है। लेकिन डॉक्टर आशीष, ऐसे में किस खतरे की ओर हम बढ़ रहे हैं गांव को लेकर के, और क्या अर्जेंट बेसिस पर किए जाने की जरूरत है? तो सामने आ ही चुका है कि नंबर ऑफ केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में अगर आप देखें तो कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस हैं और कोविड से होने वाली डेथ्स हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जरूर है कि शहर के शहर चेंज होते हैं, आज किसी एक शहर में पीक है, कल दूसरे शहर में, लेकिन जो गाँव की तरफ ये इसका प्रसार हुआ है, सबसे दिक्कत की बात यह है कि वहां से रियल डेटा नहीं मिल रहा है। गांव में क्योंकि जांच नहीं हो पा रही है, कोविड का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सिम्टोमेटिकली हम लोगों के पास कॉल्स आती हैं, खबरें आती कि एक गांव में 10 लोग बीमार हैं, 20 लोग बीमार हैं, लेकिन किसी की जांच नहीं हुई। सबके सिम्टम्स कॉमन है, सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी, तो ये सारे कोविड के सिम्टम्स हैं। जैसा कि एक जनरल से है कि आज की तारीख में हर सर्दी, खांसी, बुखार को कोविड मानना चाहिए जब तक उसको एक्सक्लूड ना कर दें। अगर ये फार्मूला माने तो गांव के गांव जहां पे कोविड की भरमार है, क्योंकि जांच नहीं हो पा रही है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, इसलिए कोविड की टैली में वो आते नहीं है तो गंभीरता जितनी हम एक्चुअल है उतनी हमें कागज पे या मीडिया में भी हमें नहीं दिख पा रही, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। गांव में जो डेथ है वो भी काफी मात्रा में हो रही, जिसको सस्पेक्टेड मान लेते हैं, लेकिन वो नॉन कोविड खाते में चली जाती है। कारण ये है कि जो पीएचसीज हैं, एक तो पीएचसीज की संख्या हिंदुस्तान में जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। भारत में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, लेकिन अगर पीएचसी देखी जाए तो करीब 25,000 है रूरल सेटअप। इन 25,000 पीएचसी में मिनिमम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आज 25,000 पीएचसी में आपको हर पीएचसी में डॉक्टर नहीं मिलेगा। ज्यादातर ये नर्सेज या आशा वर्कर के भरोसे चल रही है। 1 साल का जो टाइम मिला था, अगर हम इस पे कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इससे जुड़े हुए जो छोटे बेसिक ट्रीटमेंट है, इनकी जानकारी अगर हम इन आशा वर्कर्स को दे देते, एक डिजिटल नेटवर्क ग्राम प्रधान के थ्रू अगर तैयार करवा देते, तो कम से कम डॉक्टर्स जो दूसरी लोकेशन में बैठे हुए हैं, आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर समाज सेवा के लिए रेडी है, वो अपनी कंसल्टेशन देने को तैयार है, लेकिन गांव तक नेटवर्क नहीं। अगर हम अपने गांव में मदद करना चाहें तो कैसे करें, वो नेटवर्क तैयार नहीं हो पाया। तो जो मिसमैच है डिमांड और सप्लाई का, जहां जरूरत है वहां पे एक्सपर्टीज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां फैसिलिटीज बेसिक तैयार नहीं हुई। इसका कारण है कि गांव में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जा रहे हैं, अनअटेंडेड है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो रही है, तो चुपचाप ही ये सफर है। बहुत सारे लोग सफर करते हैं, बहुत सारे लोग की डेथ भी हो जा रही है, लेकिन इनका डेटा हमें मिल नहीं पा रहा है। तो जो पिक्चर आ रही है बड़ी भयावह है।
भयानक है। ये जरूर है कि ये छिपी हुई है, हम लोगों की आंखों के सामने डेटा के फॉर्म में नहीं आ पा रही। बिल्कुल। और डॉक्टर एसएनएस यादव हमारे साथ एक्स सीएमओ लखनऊ से जब बने हुए हैं, सर आपसे बेहतर कोई इस वक्त बता नहीं सकता, आप एक्स सीएमओ भी हैं। ये जो गाँवों की सिचुएशन है, अभी जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर देखने को मिल रहा है कोरोना का गाँव में, एक तो इस पर इस वक्त क्योंकि फैल तो चुका है, पहले वेव में हमने देखा जब था लोगों को आने से रोका गया था, क्वारंटीन किया जाता था, चेकिंग होती थी, उसके बाद गांव तक लोग जा पाते थे, ये नियम था। लेकिन दूसरे वेव में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे ही महाराष्ट्र बंद हुआ या फिर दूसरे राज्यों में स्थितियां बिगड़ी, लोग तुरंत भागे, अपने अपने घरों को चले गए और आज ये हाल है कि कोरोना हर गाँव में पैर पसार चुका है और लोग मरे जा रहे हैं। तो ये हालात अभी इस सिचुएशन में कैसे सुधरेंगे, क्या अर्जेंट बेसिस पर किए जाने की जरूरत है गाँव को लेकर के, और ये चेकिंग या फिर लोगों को वहीं पर दवाई की उपलब्धता ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आशा जी, स्थिति बहुत ही व्यापक और बहुत ही चिंतनीय है। ये इसमें कोई शक नहीं कि गांव में भी कम्युनिटी स्प्रेड टाइप का हो गया है। अगर हम देखें तो हर गांव में सर्दी जुकाम बुखार के मरीज हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैंने आज ही अपने गांव में फोन किया तो हम लोग गांव बड़ा गांव है, महीने में एक आध कोई मरता था। इस समय लगभग एक आदमी डेली मर रहा है। अब घर घर में सर्दी जुकाम बुखार का मरीज है, न कोई टेस्टिंग की सुविधा है, न कोई जो डेथ हो रही है उसका आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और जो बाहर से लोग आए, पहले निगरानी समितियां गांव में होती थी, उनको रोका जाता था, स्कूलों में क्वारंटाइन किया जाता था, वहां खाना दिया जाता था। वो निगरानी समितियां हमारे ख्याल से काफी निष्क्रिय थी, नहीं काम की। और जो कोविड बिहेवियर था ये भी लोगों को नहीं रहा। खास तरीके से पंचायत की चुनाव में सारे नियम कानून जो कोविड के थे ध्वस्त हो गए। उसके बाद भी दूसरा कारण ये था कि ट्रेन और बस की सेवाएं चलती रही, तो जो लोग शहरों से और ग्रामीण एक साथ बैठते थे तो कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं, वहां से भी संक्रमण फैला। तो हमारे हिसाब से 2-3 कारण संक्रमण से फैला है। आज ही मैंने अपने गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय से फोन किया, उन्होंने रिस्पांस किया। देखिए, हमने रिक्वेस्ट किया कि शाम तक वहां दवाइयां और टीम को भेज करके उनका गाँव वालों का उपचार किया जाए, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने फोन तक नहीं उठाया। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है, हमको संवेदनशील होना पड़ेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, बस इसको हमको फुल्ली एक्टिवेट करने की जरूरत है। आज हमारी लेकिन सर मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, गांव में ये हाल है कि किसी को कोरोना हो जा रहा है तो टेस्टिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब सिम्टम्स नजर आते हैं, थोड़ा भी सामान्य व्यक्ति है जो समझता है इन चीजों को, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं है, दवाइयां कौन लाके देगा ये भी नहीं पता है, घर वाले कहाँ लेके जाएं, कहीं इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं पता। तो जिला स्तर पर कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कम से कम लोगों को अगर हो जाता है तो तुरंत कहीं ऐसा आइसोलेशन प्लेस बनाया जाए, तैयार किया जाए जहां पर ऐसे लोगों को रखा जा सके, वहां पर उनको दवाई की उपलब्धता हो, वहां पर टेस्टिंग हो, सब कुछ हो। ये करने में कितना टाइम लगता है? देखिए आशा जी, इस समय जो कोरोना हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि 2-3 दिनों में ही ऑक्सीजन की कमी होने लग रही है, तब आइसोलेशन का समय नहीं है। उसको केवल L2 L3 अस्पतालों में भर्ती किया जाए। L2 L3 अस्पतालों की हालत यह है कि कोई बेड खाली नहीं है, भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन काफी हद तक सरकार ने कोशिश किया, काफी आपूर्ति हो रही है, लेकिन बेड भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन की पाइपलाइनें नहीं बिछ पाई इतनी जल्दी। जो 3-4 महीने का फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में हमको गोल्डन पीरियड मिला था, उसमें कुछ ढीलापन हुई है। उस समय अगर हम पूरे लग के तैयारी करके L2 या L3 अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण मजबूत किया गया होता तो आज स्थिति नहीं, तो उनका विस्तार किया जाता, मजबूत किया जाता। ऑक्सीजन की पाइपलाइनें ये सब बिछा करके उनको मास्क से, HFNC से तो या क्या आप कह रहे हैं कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है गाँव को लेकर? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। गांव के सिचुएशन में हम तो बता रहे कि हमारी हेल्थ व्यवस्था बहुत ही वो है, एक्टिव है। और उत्तर प्रदेश में खास तरीके से स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रिय है, अधिकारी भी काफी लगे हुए हैं। मैं तो जिन जिलों में लखनऊ में रह रहा हूँ, यहाँ तो जिलाधिकारी CMO सब रात दिन काम कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी हम आशा करता हूँ कर रहे होंगे, करेंगे, क्योंकि ये युद्ध से भी भयंकर स्थिति है। और मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा, राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक जो संगठन है, सब मिल करके उन गांव वालों की मदद करें, उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करें, उनको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाए, एम्बुलेंस
भी उत्तर प्रदेश की काफी सक्रिय, 4000 से अधिक का बेड़ा हमारे पास एम्बुलेंसेस का है। ठीक है, उस सबको सक्रिय करके रात दिन काम हो इस पर। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, आपको जोड़ते हुए इस वक्त क्या किया जा सकता है? जब सर बता रहे हैं स्थितियां ऐसी हैं कि नाजुक मोड़ पर हैं, अब यहां से एक जो कोरोना बम फूटेगा वो कितनों की जान लेगा नहीं कहा जा सकता। और जो लैंसेट कह रहा है ये डराने वाली खबर है, लेकिन हम डरा नहीं रहे, दर्शकों को बता दें। देखिए, बताना जरूरी है, आंख मूंदने से आगे सब कुछ सही नहीं हो जाता, इसलिए ये जानने की जरूरत है। तो जब 10 लाख लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, गांव के लोग इस वक्त उनको प्राथमिक स्तर पर सुविधा देने के लिए, ये जो विस्फोट हुआ है इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए अभी इस स्तर पर? सबसे पहले तो है कि एक टीम तैयार करना चाहिए, वॉलंटियर जो गांव में जाए और वहां के लोगों को जागरूकता दे, हाथ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग को बताए, पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करे। जो ग्रुप में अभी भी गांव में फंक्शन कर रहे हैं, ग्रुप में बैठते हैं, उन लोगों को ये समझाए कि अभी कितना विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अपने देश में 2/3 से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। जी। और गांव में अगर ये जिस तरह से फैल रहा है, शुरू में तो शहर में ही था, शहर के लोगों को ही इलाज में अपनी जो मेडिकल टीम है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर गांव में पूरी तरह से फैल जाएगी तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी। इसको रोकने के लिए हमारी एक टीम होना चाहिए, गांव में वॉलंटियर टीम भेजना चाहिए सरकार को, एक स्मॉल हेल्थ का कुछ किट भी भेजना चाहिए, जिससे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, लोगों को कैसे यूज करना है, हैंड सफाई कैसे करना है, क्योंकि गांव में प्रॉपर साफ रनिंग वाटर की भी कमी होती है। उसके लिए भी कुछ इस तरह का व्यवस्था हो कि लोगों को साफ पानी मिले, बार बार हाथ धोते रहे। गांव में जनरली क्या करते हैं, लोग ग्रुप में बैठते हैं, चौक चौराहे पे बैठे हुए हैं एक साथ, उनको अभी भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये विस्फोट हो जाएगा, उसकी जागरूकता उनको देनी चाहिए। और जो हमारे निम्न स्तर पर पीएचसी लेवल पर जो भी अस्पताल है सरकारी, उन लोगों को स्पेशल टीम गठित करके गांव गांव में अवेयरनेस करना चाहिए। और दूसरी बात, जो लॉकडाउन लगाया गया है अभी, जैसे बिहार जैसे स्टेट में लॉकडाउन लगाया गया है, वो पूरी तरह से शहर में तो कारगर है, गांव में अभी भी कारगर नहीं है। उस पर थोड़ा और कड़ाई करना चाहिए लोगों के साथ कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो, ताकि ये विस्फोट, कोरोना विस्फोट जो होने से जो है स्प्रेड से हम लोग बच सके। नहीं तो बाद में मेडिकल टीम इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हर एक गांव में जाकर के हर एक गांव के लोगों को जो सीरियस होते इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो मेडिकल किट की अब जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि वजह तो समझ आती है सर, लेकिन जो लोग देख रहे हैं गाँव में हैं, मेडिकल किट की जो आप बात कर रहे हैं, सरकारें मुहैया करवाएं ना कराएं ये अलग बात है, लेकिन अपने स्तर पर अगर तैयार करनी हो, वो कौन सी दवाइयां हैं जो इस वक्त लोग अपने पास पहले ही खरीद के रखें, और जैसे ही कोई भी सिम्टम नजर आए, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप, उन दवाइयों से राहत मिलेगी? ऐसी कौन सी दवाइयां हो सकती हैं? जरूर। सबसे पहले तो एक जो है कि पहला तो प्रिवेंशन के लिए मास्क रखें। अगर मास्क आपके पास प्रॉपर सर्जिकल मास्क नहीं है तो गमछे का यूज करें गाँव में। दूसरा चीज, हाथ साफ करने के लिए साबुन का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर अगर उपलब्ध हो पाता है तो वो रखें। तीसरी चीज, मेडिसिन में सबसे पहले पैरासीटामोल, जो सबसे कॉमन मेडिसिन है, जो गांव में भी मिलता है। अगर फीवर हो रहा है, क्योंकि गांव में लोगों की इम्यूनिटी हम जानते हैं कि शहर के लोगों से ज्यादा बेटर होती है वहां पे, तो मोस्ट ऑफ 90% केसेस तो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम लेकर होते हैं। तो पैरासीटामोल, जैसे आपको अगर सर्दी खांसी है तो उसके लिए लिवोसेट्रिजिन, मोन्टेलुकास्ट टेबलेट आती है। दूसरी, अगर कोई एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, और साथ में विटामिन सी की गोली, विटामिन डी की गोली, ये सब अपने पास रखे। और हेल्दी खाना खाएं, योगा करें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। हर इंसान को ये समझना होगा कि सामने वाला कैरियर है, तभी आप जाके कोरोना को ब्रेक कर सकते हैं। आप ये सोचते कि नहीं ये पड़ोस का है, ये बगल का है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको तो कुछ नहीं होगा, या घर का है, ऐसा नहीं है। हमेशा स्प्रेड रिश्तेदार, पड़ोसी और आसपास वाले लोगों से ही होती है। इसके लिए आपको अपने तरफ से पूरी तरह से एक दूसरे को आप स्प्रेडिंग समझ करके रोकें और दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और स्मॉल दवाइयों का किट गांव में भी मिल जाता है, नहीं तो शहर से उपलब्ध है, और सरकार को भी उपलब्ध कराना चाहिए इस किट को, कि हर घर में दे, कि अगर मान लिए मोर देन 90% केसेस के लिए उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, गांव में ही अपने तरह से वो मेडिसिन लेकर के उसका ट्रीटमेंट कर ले जी। अगर उससे ज्यादा किसी ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े हैं, बीमार है, दमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को जो है अस्पताल की जरूरत हो तो वो तुरंत जो है शहर में या गांव पीएचसी के थ्रू
शहर के सदर अस्पताल या बाकी प्राइवेट अस्पताल में कंसल्ट करें। बिल्कुल यादव सर, ये तो हमने पंजाब में भी देखा, ये हमने हरियाणा में भी देखा, मेडिकल किट तैयार करके गांव में उपलब्ध करवाया गया। आखिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में ये लेट लतीफी क्यों? हम पहले से क्या तैयार नहीं थे, या फिर हम सोच के चल रहे थे शुतुरमुर्ग की तरह कि नहीं गाँव में नहीं पसरेगा और अब स्थिति हाथ से बाहर निकल चुकी है? यादव सर, आप ही से सवाल है। हाँ, सॉरी, देखिए अब स्थिति जो है काफी भयंकर हो चुकी है। हाँ। अब समय आ गया है कि हम अर्ली जितना जल्दी उसके टेस्ट करें, जो टेस्ट में पॉजिटिव आए उनको आइसोलेट करें, और आइसोलेट करके अगर एडमिट लाख है तो एडमिशन के लिए नियरेस्ट अस्पताल में जहां ऑक्सीजन की सुविधा हो वहां भर्ती करा करके ट्रीट करें। साथ साथ वैक्सीनेशन की गति को गाँव में भी काफी तेजी लानी होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही अल्टीमेटली बचाव करेगा। कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। तो टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन, ये 4 चीजों का पालन करें। साथ साथ कोविड बिहेवियर का व्यापक प्रस्ताव हो, गांव की निगरानी समितियां सक्रिय हों, सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर के गांव वालों की मदद करें। इन्हीं सब चीजों से कोरोना की जो मरीजों के मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और आगे फैलाव को रोका जा सकता है। लेकिन डॉक्टर आशीष, चलिए ये तो मान लिया वैक्सीनेशन की भारी मात्रा में कमी है, और ऐसे में हम तो शहरों में भी देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से शिकायतें आ रही हैं, जिस स्तर पर वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहते हैं इस ड्राइव को, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन टेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? टेस्टिंग तो आसानी से की जा सकती थी, और शायद एक आइसोलेशन सेंटर ऐसा बनाया जा सकता था जहां पर लोगों को आप आराम से रखते, 4-5 दिन उनका ख्याल रखते, वो आसानी से ठीक हो जाते, और शायद तब ये कोरोना बम नहीं फूटता, इस तरीके से फैलता नहीं कोरोना गांव में। तो टेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही गांव में? देखिए, उसका एक साफ सा कारण है कि अगर टेस्टिंग होगी तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ जाएंगे। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ जाएंगे तो ये राजनीतिक कारणों से जो भी वहां की सरकार होगी उसकी इमेज को धक्का लगेगा। तो सबसे बड़ा कारण है कि तमाम सारी सरकारें डेटा फजिंग कर रही है। बीमारों की संख्या, मृतकों की संख्या जितना वो छुपा सकती हैं उतना छुपाया जा रहा है। अल्टीमेटली ये जो छुपा रहे हैं ये हमारे सर पर ही आके पड़ रहा है। अगर ये टेस्टिंग प्रॉपर होती, इसके डेटा रिवील होते तो दुनिया को मालूम पड़ता है कि कितना भयानक है। आज लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आसपास डेथ हो रही, लेकिन वो कोरोना से नहीं हो रही, वो किसी और कारण से नेचुरली मर गया या कोई दूसरी बीमारी से मर गया। तो वो चीज जो एक गंभीरता सिस्टम में आनी चाहिए वो नहीं है। तो टेस्टिंग तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार इस डेटा को छुपाना चाहती है। अगर टेस्टिंग होती तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता, हम स्ट्रेटजी बना पाते, हम उस डेटा के साथ कम से कम कंटेनमेंट जोन बना पाते। आज हमको यही नहीं मालूम है कि इस पूरे स्टेट में कौन सा जोन है जहां पे सबसे ज्यादा प्रभावी इलाका है, वहां पे कंटेनमेंट जोन कैसे बनाएंगे जब हमारे पास डेटा नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी जो डॉक्टर यादव ने ट्रीटमेंट के तमाम सारे जो चीजें बताई, उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज ये है कि टेस्टिंग अगर हमारी RT-PCR या रैपिड एंटीजन हो रही है ना हो रही है तो एक बात की बात है, तो सरकार के हाथ में, वो चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। कम से कम 6.5 लाख गाँव में हम 2 बेसिक मिनिमम चीज तो दे सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर। कम से कम ये मालूम पड़े कि फीवर कितना आ रहा है, इसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। हर ग्राम प्रधान या जो गांव का सदस्य होता है, जो एक नेता है गांव का, कम से कम उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दे कि आप अपने पूरे गांव के दिन में एक बार टेम्परेचर, पल्स और ये SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना ही नाप ले, जिसका अब नॉर्मल है उसको कहीं रेफर किया जाए, सिस्टम में आगे इंफॉर्मेशन दे दे। तो ये जो बेसिक काम है स्क्रीनिंग का, ये भी नहीं हो पा रहा है। अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर हम कैसे बात कर रहे हैं कि कोरोना का मैनेजमेंट गांव में हो पा रहा है? आप बिल्कुल विश्वास कर लीजिए कि ये सिस्टम अभी गांव में भगवान के भरोसे चल रहा है, सरकार के भरोसे नहीं चल रहा है। सरकार का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी तगड़ी है, हम सब कर लेंगे। अभी 1.5 महीने से स्वास्थ्य व्यवस्था किधर चली गई? आज जब एटम बम फूट गया, अभी भी हमें नहीं दिख रहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था एक्टिवेट हो पाई। अरे होगी, बहुत सारे हमारे सिस्टम में पावर सेंटर हो गए, लेकिन आज काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सुप्त पड़े हुए हैं, या इनका जो लीडरशिप है इनके पीछे उसने सही डायरेक्शन नहीं दिया। बिल्कुल, और ये सिस्टम हमारा होते हुए भी फेल हो चुका है। डॉक्टर यादव, आपको जोड़ने का असल मकसद भी सर यही था कि स्थितियां सुधर जाएंगी, आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन जो खामियां हैं कम से कम आप वो गिनाते, उस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है या फिर कहाँ क्या काम नहीं हुआ, आपको जोड़ने का मकसद यही था। लेकिन मैं पहले डॉक्टर संजय चौधरी जी को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। अब डॉक्टर संजय, जो कुछ डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि
हमें ये प्रोटोकॉल्स पालन करने हैं, प्राथमिक एक मेडिकल किट किस प्रकार की तैयार करनी है। लेकिन इस कोरोना से फाइट में ये भी माना जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। गांव में तो आप जानते हैं, एक दूध को अगर छोड़ दीजिए, इसके अलावा लोग कितना खान पान पे ध्यान देते हैं, हम सभी जानते हैं। तो फिर गांव में तरीका क्या हो सकता है उस इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखने का, मेंटेन करने का? हाँ, तो फ्लूइड इंटेक पहली, मतलब लिक्विड इंटेक, जूस, सूप, शिकंजी, छाछ, नारियल पानी, दाल का पानी, कड़ी, छाछ, है ना, रागी से बनी हुई चीजें, ये लिक्विड इंटेक करीबन 3 से 3.5 लीटर अडल्ट व्यक्ति को लेना है, 2 से 2.5 लीटर एक छोटे बच्चे को लेना है। एक तो फ्लूइड इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, दालें डेली खानी है, वो एक प्रोटीन का सोर्स है। दूध, दही का सेवन अपने यहाँ पे, दही किसी भी बीमारी में दही उपयोग में लाने में लोग बाग डरते हैं कि खांसी है, जुकाम है, दही कैसे खा लें, दही से तो बढ़ जाएगा। तो दही को इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स मानते हुए, दही क्योंकि आसानी से उपलब्ध है, तो दही को दिन में कम से कम एक बार तो लें, एक बार दाल ले लें, हरी सब्जी का सेवन डेली करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन के सोर्सेज हैं। जो दवाई के रूप में प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो काफी कॉस्टली हैं, तो उनको प्रमोट करना इस महामारी के समय में तो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन जो घर पे आसानी से उपलब्ध चीजें हैं, दूध, दही, दालें, ये अपने को प्रमोट करनी है। ये वेजिटेरियन सोर्सेज है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में एग है, मीट है, वो ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और उनकी जो घर की जो अप्रूवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड इंटेक है। फ्लूइड, लिक्विड हाइड्रेशन बीमारी को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकता है, स्पेशली शुरुआती पीरियड में जब परेशानी फैल रही होती है शरीर के अंदर, तो फ्लूइड इंटेक उसको कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करता है। सर, एक और छोटा सा सवाल, पल्स ऑक्सीमीटर जब हमारे पास नहीं है गांव में, तो लोग गांव में कैसे चेक करें? वो क्या सिम्टम्स खुद में देखें कि लगे कि उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है या फिर धड़कनें बढ़ रही हैं? तो ये क्या है मापने का तरीका बिना पल्स ऑक्सीमीटर के? हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर ना भी हो, लेकिन अगर हाथ रखें अपने पल्स के ऊपर, नब्ज के ऊपर हाथ रखें, देख सकते हैं कि उसकी धड़कन बढ़ तो नहीं रही है, सांस की रफ्तार बढ़ तो नहीं रही है। बच्चे में अगर वयस्क बच्चे में अगर 25 के ऊपर सांस की रफ्तार है, बड़ों में 18 के ऊपर सांस की रफ्तार है, चलने फिरने में अगर 5-7 मिनट चलने फिरने में उसको तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में, 4 सीढ़ियां चढ़ने में उसको तकलीफ हो रही है, तो ये इंडिकेटर्स हैं कि उसको सिग्निफिकेंट सांस में परेशानी है, और उसको नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसकी सलाह लेनी है कोरोना के लिए हिसाब से, उसको जांच कराने के लिए उसको आगे होकर के कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कोरोना की जांच हो जाए, जिससे कि मैं और मेरे घर वाले स्वस्थ रह सके, ठीक है, परेशानी बढ़ने से मैं रोक सकूं। वो आगे होकर के कहे, नहीं तो जो लोकल फिजिशियन है वो डरता है बोलने में, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, मरीज नाराज हो जाएगा, उस पर कुछ भला बुरा कहेगा कि तेरे को तो कोरोना हो गया है, तू तो भाग जाए यहाँ से, परिवार से उसको घर से निकाल देंगे। मतलब अगर इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है तो प्राथमिक स्तर पर ही की जा सकती है, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हमारा ऐसा पूरा ढांचा है, स्वास्थ्य ढांचा, कि आपको आसानी से बढ़ता भी है, तो फिर सुविधाएं मिल जाएंगी, अस्पतालों में बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो आप जानते हैं इस वक्त देश में क्या हो रहा है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर ही आप क्या इलाज कर सकते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर यादव सर, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जरा ईमानदारी से बताइए, अभी लगभग 26,000 केसेस आ रहे हैं रोजाना प्रतिदिन यूपी में। अगर ये केस जिस प्रकार गांव में फैल रहा है, 30-35,000, 40,000 इस प्रकार से बढ़ता है, और जो लैंसेट कह रहा है, ये मेडिकल जर्नल, आने वाले समय में मौतें इस प्रकार की होंगी। आप जानते हैं गांवों में एक तो जागरूकता का अभाव है, लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो ये हालात संभालने के लिए क्या हमारा स्वास्थ्य ढांचा तैयार है? देखिए, आप जो कह रही हैं केसेस, सरकारी जो आंकड़े हैं, दैट इज ए टिप ऑफ आइसबर्ग। टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब जब होता है तो बहुत ऊपर छोटा सा, अंदर बहुत ही बड़ा, आज भी बहुत बड़ा है। डेथ के भी आंकड़े आपके पास सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं। जो गांव में डेथ हो रही, कोई अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और उसका कोई डाटा नहीं है। गांव के जो केस हो रहे हैं, जो घर घर सर्दी जुकाम बुखार फैला हुआ है, उसमें से अगर 70% भी कोविड मान ले, तो ये जो आंकड़े हैं लैंसेट के आंकड़े बिल्कुल पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि 1 अगस्त से पहले पूरे हो जाए। स्थिति बहुत भयंकर है।
खुद अपने को बचाव करिए, स्वास्थ्य विभाग पूरा एक्टिवेट किया जाए और अन्य विभाग भी उसका साथ, पंचायती राज है, गृह विभाग, सारे विभाग मिलकर सहयोग करें, तभी ये संभव है। लेकिन कब होगा सर ये सहयोग? अभी तो तैयारी इस बात की है कि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव करवाने हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराने हैं। क्या ये खुद स्थगित करने के लिए याचिका नहीं दायर करनी चाहिए योगी सरकार को कि इसे स्थगित करिए और सारा का सारा अमला लगेगा, सारा का सारा अमला कोविड में लगाइए, ये सब चुनाव को स्थगित करिए। जब जान बचा रहेगा तब फिर चुनाव हो जाएगा, जान ही रहेगा तो चुनाव किसका करोगे? दूसरा का गांव की आबादी के बारे में बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया खाने पीने का, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अगर हम दूध में हल्दी उबाल करके सुबह शाम सबको सेवन करें, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ साथ 2 बार कम से कम काढ़ा पिए, जिसमें तुलसी है, अदरक है, गिलोय है, दालचीनी है, इन सब चीजों को गुड़ में डाल करके काढ़ा बनाया जाए और सुबह शाम दिया जाए हर परिवार के सदस्य, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो जुकाम बुखार की संख्या में कमी आएगी। तो ये सेल्फ बचाव का एक आयुर्वेदिक तरीका जो आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है, ये भी एक बचाव का तरीका, ताकि हल्दी बहुत बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाती है शरीर की। तो हल्दी के दूध का सुबह शाम हर आदमी सेवन करे, दूध में, दही में, कहीं भी डाल करके हल्दी ले। और स्वास्थ्य विभाग को तो मैं फिर कहूंगा कि पूरा एक्टिवेट किया जाए और इसके बाद सारे विभाग स्वास्थ्य विभाग का साथ दें, तभी यह संभव है कि हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी स्थिति ये है कि गांव में हालात बिगड़ रहे हैं, तैयारियां उस स्तर की नहीं दिखती जो होनी चाहिए, जो रोकथाम कर पाए। तो प्राथमिक स्तर पर आप क्या उपचार कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स ने आपको समझाया है, इनका पालन कीजिए, क्योंकि एक बार स्थिति हाथ से बिगड़ी तो फिर आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। हालात कम से कम इस वक्त तो यही बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।